हम लोग हमारे बाजार इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। अभी इसके अध्याय 8 इसके पहले पड़ाव में हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए इस अध्याय 8 के अंदर हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलता है हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, अभी यह जो अध्याय है ये हमें एक कमीज की कहानी बताता है। बाजार में एक कमीज। तो यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है, यानी कि कॉटन। हम लोग जिससे कपड़ा बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? रुई से बनाते हैं, कपास से बनाते हैं, कॉटन से बनाते हैं। तो ये है, तो ये कपास से के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। तो आइए हमें ये देखना है कि बाजारों की इस श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है, और इस श्रृंखला में हर एक कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। तो क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है? देखते हैं। और या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम यह पता लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुनूल में कपास उगाने वाली एक किसान। तो चलिए, स्वप्ना जो कुरुनूल यानी आंध्र प्रदेश की एक छोटी सी किसान है और अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। अब कपास के पौधों पर आए हुए डोहे पक्के कर रहे हैं। डोडे यानी डोडे पक्के कर रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं। इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। अभी डोडे जिनमें रुई भरी हुई है, मतलब डोडे इस तरह से रहते हैं, उसके अंदर रुई ठोस के भरी हुई रहती है। वो कपास एक साथ चटक न कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। अभी रुई जब एकत्र हो जाती है तो उसके बाद, एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरुनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। अभी फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज लिया था, खाद लिया था, कीटकनाशक लिया था आदि खरीदने के लिए बहुत सी ऊंची ब्याज पर उसने 2500 कर्ज पर लिए थे। अब इस समय स्थानीय बाजार व्यापारी जो था उसने क्या किया कि स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था कि उसने स्वप्ना से जो भी वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे बेच दे, उसे दे दे। आगे बढ़ते हैं। अभी कपास की इस खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक है, कीटनाशक आदि। अभी इन पर किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है, काफी उस पर खर्चा भी करना पड़ता है और वो सब कुछ चीजें बहुत ही संभाल के करनी पड़ती है। और प्रायः क्या होता है कि छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए किसी से पैसा उधार लेना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही खर्चा होता है। इसमें खर्चा करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बाद ही वो अच्छी तरह से कपास की पैदाश हो सकती है। अभी व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। तो अगर रुपयों के हिसाब से 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई हुई, कितना उसका ये हो गया, दाम हो गया 6000 की हो गई। और फिर व्यापारी ने लिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 काट लिए और स्वप्ना को 3000 ही दिए। अभी स्वप्ना उससे क्या पूछ रही है? केवल 3000 ही। स्वप्ना उससे पूछ रही है व्यापारी से, क्या मुझे तुम 3000 ही दोगे? अभी व्यापारी क्या कह रहा है? रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। आगे बढ़ते हैं। व्यापारी बोल रहा है, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ। वो क्या बोल रहा है? मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ,
दूसरे व्यापारी इतने भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास न हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। जाओ दूसरे व्यापारी से बात करो कि क्या मैं जो कीमत दे रहा हूँ उससे ज्यादा कोई आपको देने वाला है? ऐसा नहीं है, मैं ही दे सकता हूँ। स्वप्ना ने कहा, नाराज न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ, मैं आप पर शक कैसे कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। इस तरह से अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक रुई की पेड़ को, तो किस तरह से वो सब कुछ चित्र एकदम भारी कपास से लदा हुआ है और उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है। ये सब कुछ जो लिखा हुआ है इसके अंदर, इस प्रकल्प के अंदर, इस चित्र के अंदर, ये सब कुछ बच्चों आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करें। मतलब अपनी कॉपी में इसका लिखना ही करेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 जो भी लिखा है आपको लिखना है। ये मैं अभी यहाँ पे नहीं पढ़ने वाली, आपको खुद ही ये पढ़ के अपनी बुक में लिखना है, अपनी कॉपी में। आगे जाते हैं। अभी यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का एक शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर करना पड़ता है। उसके ऊपर मतलब उसको जरूरत पड़ सकती है व्यापारी लोगों की, एक किसान को। और वैसे भी किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर भी पड़ना पड़ता है, और ना कि केवल खेती के लिए, वरना अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी है, बच्चों की स्कूल की फीस है आदि। मतलब कुछ छोटे मोटे खर्च रहते हैं किसानों के जीवन में, जो उनको एकदम से कभी समय पर पैसों की अगर जरूरत भी पड़ गए तो ये व्यापारी लोग ही उन लोगों को पैसा उधार देते हैं। इस तरह से तो फिर वर्षों में ऐसा समय भी आता है कि जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी कोई आय भी नहीं होती है। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। उसी वक्त उनको उधार पैसे लेके ही अपनी गुजारा करना पड़ता है। तो कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती। आई समझ में बात? सब कुछ किस तरह से स्वप्ना और व्यापारी के बीच में ये सब कुछ संभाषण है। तो हमने शुरुआत में भी देखा था कि किस तरह से ये माल आता है, कहाँ जाता है, कौन कौन खरीदी करता है, और इसके बीच में कौन कौन क्या क्या मतलब ये श्रृंखला किस तरह से रहती है, ये हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा। किस तरह से एक किसान एक व्यापारी के ऊपर निर्भर रहता है और एक व्यापारी भी किसान को किस तरह से मदद करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? इस प्रश्न का आपको उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव। चलिए।